देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे नितिन नवीन ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। भविष्यवाणी सीएम योगी के 2027 में लौटने की हो चुकी है। भविष्यवाणी सीएम योगी के नेतृत्व पर संगठन के विश्वास की भी हो चुकी है और इसका बिल्कुल सीधा सीधा साफ मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अगर कोई होगा तो सिर्फ सीएम योगी ही होंगे, कोई और दूसरा यहां रेस में नहीं है। पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया और अब 24 घंटे बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी सीएम योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर दी है। आइए मिलकर फिर से 2027 में योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से इस राज्य के विकास में लगातार लगे हैं, हम सब भी अगले 1 वर्ष जनता की सेवा में और तत्पर होकर काम करें ताकि हम इस राज्य को उत्तम राज्य बना पाएं। इस बयान के बाद से कहीं न कहीं ये संकेत मिल गया है कि यूपी के लिए सीएम योगी ही उपयोगी है, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर नितिन नवीन तक योगी के नेतृत्व की तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे थे। इस दौरान नितिन नवीन ने सीएम योगी के साथ बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। विपक्ष जहां एक्टिव मोड में आ चुका है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सूबे की सियासी नब्ज को टटोलना शुरू कर दिया है और जिसकी बानगी है वो 50 मिनट की सीएम योगी के साथ मीटिंग। जब उत्तर प्रदेश यूपी दिवस मनाने में मशगूल था, उस वक्त बीजेपी के सियासी चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह बंद कमरे में सीएम योगी और नए नवेले बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग खत्म हुई तो कयासों का दौर भी शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए अमित शाह ने 2014 में सूबे में 80 में 80 का फॉर्मूला दिया था और यूपी दिवस पर चुनावी शंखनाद कर उन्होंने नया टारगेट भी सेट कर दिया है। भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहाँ पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 50 मिनट चली इस मीटिंग के बाद संगठन में बदलाव से लेकर नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों को लेकर सियासी बाजार गर्म हो गया है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य को लेकर विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसके जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि वो ऐसी हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोग हाथों में झंडे लिए बुलडोजर बाबा वाली नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों को सेवादारों ने रोका और पुलिस को बुलाकर उनको वहां से हटाया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसी हरकतों से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वो चाहते हैं कि अराजक तत्वों को बेचकर के यहाँ पे पहले वातावरण बिगाड़ें और फिर उसी बिगड़े हुए वातावरण का लाभ उठा करके, उसी का बहाना लेकर के यहाँ पे पुलिसिया कार्रवाई करें। इस हंगामे के बाद शंकराचार्य को लेकर विवाद और बढ़ना तय है। इधर प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नाराजगी और उनके धरने के विवाद में मुस्लिम समुदाय की भी अब एंट्री हो चुकी है। मरकजी शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास भी अब खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ गलत सलूक किया जा रहा है। सही और गलत के विवाद को भूलकर सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरु का सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्मगुरु के साथ इस तरीके का व्यवहार करना ये निंदनीय है और मैं समझता हूँ कि जो हमारे शंकराचार्य जी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये फकत किसी एक पीठ के नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए सम्मानित है। जहाँ एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योग गुरु रामदेव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी को कोई विवाद नहीं मानते। साधु तो विवाद करता ही नहीं है, संवाद करता है, समाधान करता है। जहाँ एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले को राजनीतिक रंग नहीं देने की अपील कर रहे हैं, जबकि खुद इस मामले में दखल देकर विवाद को हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले इमरान पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। स्थानीय लोग अब इमरान के जाकिर नाइक से कनेक्शन की बात कह रहे हैं।
दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि वो कई बार विदेश यात्राओं पर जाया करता था और खास तौर पर इसमें भी मलेशिया और दुबई, और अब योगी फोर्स ऐसे जिहादियों का इलाज करने वाली है। इसलिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल खेलने वाले इमरान को ऐशो आराम का शौक था, लेकिन एक जिम चलाने वाले के लिए क्या ये इतना आसान हो सकता है? इसलिए वो अमीर घर की हिंदू बेटियों को टारगेट करता था। आरोपी इमरान जिम के बाहर विदेशी ब्रांड के जूते सच की गवाही दे रहे हैं। और ये इसमें से कई ब्रांड ऐसे हैं जो मलेशिया और दुबई से मंगाए गए, और जो फंडिंग होता था वो इस्लामिक कंट्री से होता था। अब तो पुलिस ये भी तलाश रही है कि कहीं इसका जो संबंध है वो जाकिर नाइक और छांगूर बाबा से न हो। स्थानीय लोग भी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। इसका पैसा कुल विदेश से आता था। क्या फंडिंग में जाकिर नाइक का भी हाथ था? हो सकता है। इसका जाकिर नाइक से ही और अन्य ही विदेशी लोगों से फंडिंग की वो भी है और उनसे संबंध भी है। भांडा फूटने के बाद इमरान दुबई भागने की फिराक में ही था। ऐसे में पुलिस अब उसका जाकिर कनेक्शन भी खंगाल रही है। और इसी मिर्जापुर जिम जिहाद में एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। आरोपी इमरान अली का परवेज खान से संबंध सामने आ गया है। परवेज पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है और परवेज के कारण ही इमरान की राजनीतिक पहुंच इतनी ज्यादा थी, ये माना जा रहा है। परवेज खान का कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनसे कनेक्शन है। अब परवेज का कालीन का बड़ा व्यवसाय है। हालांकि अब जो ये राजनीतिक कनेक्शन है उनकी भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात मणिकर्णिका पर सियासत की भी जरा करते हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी की 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाने की तैयारी में था। खबर लगते ही पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई। पदाधिकारियों और पार्टी से जुड़े हुए नेताओं को नजरबंद उसके बाद कर दिया गया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी और प्रशासन के बीच तनाव देखने को मिला। मणिकर्णिका घाट जाने के लिए निकले समाजवादी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने बलपूर्वक रोक दिया। करीब 10 मिनट की धक्का मुक्की के बाद सपा नेता को घर भेज दिया गया। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह के आवास पर तैनाती की है, जबकि सर्किट हाउस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इस घटना ने वाराणसी में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। वाराणसी में सपा नेताओं की नजरबंदी और उनके विरोध ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि मणिकर्णिका की सियासी आंच अभी ठंडी नहीं होने वाली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की भी बात करते हैं, जहां एक कोचिंग सेंटर के बाहर हिंदू लड़की को जबरदस्ती बुर्का पहनाने का वीडियो सामने आ गया था। आपको याद होगा। अब जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया तो धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हो चुका है। अब उस लड़की का भी बयान सामने आया जो इस बुर्का गैंग के टारगेट पर थी। वो कह रही थी पहन ले अच्छी लगेगी, इस वजह से मुझे बुर्का पहना रही थी। सुना आपने, मुरादाबाद में ये धर्मांतरण गैंग किस तरह हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहा था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। हमारी उस दिन कोचिंग की छुट्टी थी तो वो पीछे वाली गली में मुझे जबरन बुर्का पहना रही थी। मुझसे धर्मांतरण करने के लिए कहती थी। धर्मांतरण का जाल फैलाने वाला ये गैंग भूल गया था कि ये योगी का यूपी है। यहाँ जो भी केरल फाइल्स बनाने की जरूरत करता है उसका ठिकाना जेल होता है। थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में FIR हुई है। इसमें हम लोग साक्ष्य संकलन कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुरादाबाद में इस धर्मांतरण सिंडिकेट पर योगी फोर्स का हंटर चला है। जबरन बुर्का पहनाने वाली लड़कियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में हरा और भगवा रंग की राजनीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसकी शुरुआत ओवैसी की पार्टी की नई पार्षद सहर शेख ने की थी, आपको याद होगा, और उसके बाद इम्तियाज जलील ने उनका समर्थन भी कर दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री इस विवाद में कूद पड़े। इम्तियाज के बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे आग बबूला हो गए। कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि शायद हरा सांप अपना इतिहास भूल गया है कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा उसको उस औरंग्या के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने अपनी पार्टी की नेता सहर शेख के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि AIMIM सिर्फ मुंब्रा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग देगी। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज हो सकती है।
और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सेहर शेख के बयान से शुरू हुआ ये जो पूरा विवाद है वो अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओवैसी की पार्टी सेहर शेख के बयान का समर्थन करती हुई नजर आ रही है और वारिस पठान ने विवादास्पद बयान दे दिया है और कह दिया है कि मुंबई क्या पूरे देश को ही हरा कर दिया जाएगा। पूरा बिल्कुल महाराष्ट्र में भी करेंगे, पूरा हरा करेंगे, मुमरा भी हरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला काहे को सिर्फ महाराष्ट्र, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर हरा कलर हो। हम तो चाहेंगे हमारी पार्टी का जो झंडे का कलर ही हरा है मैडम। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का जो परचम है पूरे देश में लहराए। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो हरा झंडा है पूरे देश के कोने कोने में लहराए ना। ये तो अरमान है हमारा कि हमारी पार्टी पूरी तरह फैले और पूरे देश के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा पार्टी का हरा परचम लहराएगा। हमारी पार्टी का फ्लैग का कलर ही है और एक दिन इंशाल्लाह देखना पूरे आसमान में भी आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिर्फ पतंग 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 दिखेगी। इधर कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बयान बम फोड़ दिया है। शकील अहमद ने राहुल को डरपोक और इनसिक्योर नेता बता दिया है। शकील अहमद के इस बयान बाढ़ ने कांग्रेस के अंदर खाने में जबरदस्त सियासत को गरमा दिया है और भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का एक मौका दे दिया। राहुल गांधी को डरपोक बताने वाले शकील अहमद यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस के उन नेताओं से इनसिक्योर है जिसका कदम पार्टी में बड़ा है। राहुल गांधी जी को जो जमीन पर मजबूत नेता है कांग्रेस का, दूसरा का नहीं कांग्रेस का, उससे भी एतराज है। शकील अहमद ने राहुल को टारगेट किया तो कांग्रेस उन्हें ही आईना दिखाने लगी। निडर योद्धा की तरह मोदी सरकार भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ऊट पटांग बातें न करिए, वो आपकी शख्सियत पर कहीं से भी शोभा नहीं देती। वहीं राहुल पर शकील अहमद की सियासी बाढ़ ने बीजेपी को भी हमला बोलने का मौका दे दिया। और राहुल गांधी को कोई भी वो व्यक्ति पसंद नहीं है जिसमें से उनको बॉस वाली भावना ना है। राहुल पर शकील अहमद का ये बयान बम कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द बनकर आया है। और इसी के बाद सवाल ये है कि क्या कांग्रेस मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज कर रही है और पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप हाशिए पर है क्या? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि एक और मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। अब इसको लेकर पार्टी के अंदर ही नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। यूपी में मिशन 27 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उत्तर प्रदेश में पार्टी के एक बड़े मुस्लिम चेहरे ने पार्टी को अलविदा कह दिया। मैंने ऐसे महसूस किया कि मुझ में जंग लग रही है, मेरे काम को जंग लग रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा देकर इशारे इशारे में ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कोई काम हो ही नहीं रहा है, इसीलिए उनमें जंग लग रही है। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पार्टी छोड़ने पर राशिद अल्वी ने पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम लीडर्स को नजरअंदाज करती है। राशिद अल्वी की चिंता ने उत्तर प्रदेश की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के लिए चिंता की एक बड़ी लकीर को खींच दिया है। आरजेडी में सत्ता का जो ट्रांसफर है वो अब औपचारिक हो चुका है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब पार्टी की जो कमान है वो नई पीढ़ी के हाथ में होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी के भीतर मंथन चल रहा था। संगठन की कमजोरी, रणनीतिक चूक और नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में तेजस्वी यादव को आगे कर लालू यादव ने संकेत दिया है कि अब पार्टी इमोशन नहीं एग्जीक्यूशन की राजनीति करेंगे। आज तक पार्टी से लेकर परिवार की बागडोर लालू यादव ने संभाल रखी थी। तेजस्वी की ताजपोशी होने के साथ ही पार्टी और परिवार को संभालना चुनौती से कम नहीं होने वाला है। लालू की बड़ी बेटी ने रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी की ताजपोशी पर तीखा हमला बोला है। सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह एक घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। तेजस्वी के खिलाफ पहले भी रोहिणी कई पोस्ट कर चुकी है, इसलिए ये माना जा रहा है कि तेजस्वी के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती घर के भीतर का द्वंद्व है। कुल मिलाकर ये फैसला बताता है कि आरजेडी अब लेगेसी से लीडरशिप की ओर बढ़ रही है। आने वाले चुनावों में ये नेतृत्व परिवर्तन पार्टी के लिए संजीवनी बनेगा या फिर सियासी जोखिम, इसका जवाब जमीन पर राजनीति तय करेगी। और अब खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां नफरती गैंग ने एक बार फिर से हिंदू त्योहार को टारगेट कर दिया है। मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया। दो समुदाय के लोगों में हुई इस खूनी झड़प में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है।
बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब सरस्वती मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। कहासुनी के बाद जुलूस पर पत्थर बरसाए जाने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन मकानों की छतों पर रखी ईंट भी लोगों पर फेंकी गई। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। दो समुदायों के बीच जमकर झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान गाने को लेकर कहा जा रहा है विवाद हुआ और वही विवाद बढ़ता चला गया और उसके बाद से बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल घटनास्थल पे तैनात है। घटना के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। साथ ही लोगों से अफवाहों से भी दूर रहने को कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू त्योहारों को बार बार टारगेट कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है। उत्तराखंड के मसूरी में बुल्ले शाह की मजार पर हथौड़ा चल गया है। हिंदू संगठनों ने बुल्ले शाह का पाकिस्तानी कनेक्शन बताकर इस मजार को तोड़ दिया है। हिंदू संगठनों का आरोप तो ये भी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। हाथों में हथौड़ा लिए जय श्री राम के नारे लगाए हुए ये हिंदू रक्षक दल के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मसूरी के बुल्ले शाह की मजार को तोड़ दिया। हथौड़े चलाकर आसपास की बाउंड्री तोड़ते हुए वीडियो भी सामने आया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बुल्ले शाह पाकिस्तानी नास्तिक था। देवभूमि के सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में। 100 साल पुरानी मजार तोड़ने पर मुस्लिम संगठन ने विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। गुंडों को तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। बुल्ले शाह मैं आपको बताऊं, नास्तिक व्यक्ति था। फिर मुकाबला होगा, आर पार का होगा। और जो मुस्लिम संगठन है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक घर में अवैध तरीके से मस्जिद का खुलासा हो गया है। इस मस्जिद का संचालन उस हाथों में है जिस पर 15 से ज्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। और इतना ही नहीं है, दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि मस्जिद को विदेशों से भी बाकायदा फंडिंग होती थी। हैरानी तो इस बात की है कि बिना परमिशन के ये अवैध मस्जिद सालों से चल रही थी। इतना ही नहीं, मकान के बाहर लाउड स्पीकर तक लगाए गए हैं। इस अवैध मस्जिद को एक भूमाफिया ऑपरेट करता है। मुख्तार हुसैन करके एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मस्जिद का निर्माण किया उसने, जो अवैध रूप से न नगर पालिका में दर्ज है, न ही किसी ऐसे राजस्व के व्यवस्था में दर्ज है जो कि उसको परमिशन दिया जा सके। उसमें हमने देखा माइक लगे हैं। इस अवैध मस्जिद में बिजली कनेक्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि मुख्तार हुसैन को ऐसे गलत कामों के लिए फंडिंग भी होती है, जिसके दम पर वो इलाके के लोगों को धमकाता भी रहता है। जो मस्जिद दिखा रहे हैं उसमें हमारा नंबर दिया है, जो कि कब्जा करने की नियत से वो हमको इतराज हुआ तो उस पर हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फतेहपुर के इस अवैध मस्जिद के खुलासे के बाद अब इस पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश के सागर में भी हाउसिंग बोर्ड के मकान में अवैध मस्जिद का बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जब जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि घर खरीदकर वक्फ के नाम पर दान दिया गया और फिर उस पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। मस्जिद निर्माण के लिए बाकायदा लैंड यूज चेंज की अनुमति यहां पर नहीं ली गई। ये दीनदयाल नगर में एक आवासीय मकान है, लेकिन इसके अंदर एक मस्जिद संचालित की जा रही थी। शिकायत मिलने पर मकरोनिया नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, जिसमें कई नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ। जांच इंजीनियर सत्यम देवलिया ने बताया कि प्लॉट को खरीदकर उसे वक्फ के नाम पर दान करना और उस पर मस्जिद का निर्माण करना नियमों के विरुद्ध है। किसी मकान में मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है, चूंकि बाहर से देखने में वो एक साधारण मकान प्रतीत होता है। दूसरी तरफ इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे एक बड़े षड्यंत्र का होना बताया। तो अब ये नया मॉड्यूल चालू किया गया है कि आवासीय क्षेत्र में ऐसी मस्जिदें बना दी जाएं, ताकि जब जो बाहरी लोगों की जो यहाँ आते हैं तो ये लोग जब यहाँ आए तो प्रशासन की नजर से बच के आए। अब देखना है कि नगर पालिका और जिला प्रशासन इस प्रकरण में आगे क्या कदम उठाती है। अमेरिका के इमिग्रेशन एजेंट ने मिनियापोलिस में एक अमेरिकी नागरिक को गोली मार दी और इसकी मौके पर ही मौत की भी खबर मिली। उसका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो इमिग्रेशन एजेंटों का विरोध कर रहा था और इस पूरे घटनाक्रम के बाद विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो चुका है। हजारों की भीड़ इमिग्रेशन एजेंटों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंटों को हटाने की मांग हो रही है। इमिग्रेशन एजेंटों को हत्यारा बताकर कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दरअसल ये विरोध की आग इसलिए भड़की हुई है क्योंकि 1 महीने के अंदर इमिग्रेशन एजेंटों ने 2 अमेरिकी नागरिकों को गोली मार दी, जिसमें उसकी जान चली गई।
शनिवार को प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे एक 37 साल के अमेरिकी नागरिक एलेक्स प्रेटी पर भी इमिग्रेशन एजेंटों ने दनादन गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गृह सुरक्षा मंत्रालय ने इस घटना को एजेंटों पर हमले के जवाब में की गई कार्रवाई बताया, जबकि वीडियो में कुछ और ही सच्चाई नजर आ रही है। मिनेसोटा की इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में आक्रोश भड़क गया है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिनियापोलिस के मेयर और मिनेसोटा के गवर्नर पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया है। यूरोप के देश अल्बानिया में जन युद्ध छिड़ गया है। जनता पीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीती रात तो प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास पर पेट्रोल बम तक फेंक दिए। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आधी रात जनता सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शनकारियों ने रविवार रात एडी रामा के आवास पर पेट्रोल बम फेंके। प्रदर्शनकारी सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि डिप्टी पीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोपों के बाद राजनीतिक दबाव बढ़ गया है और क्रांति छिड़ गई है। वीडियो में देखिए कैसे प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम के साथ ही पीएम हाउस पर पटाखे फेंक रहे हैं। कई जगह तोड़फोड़ भी की है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारी कितने उग्र हो चुके हैं। प्रदर्शन विपक्ष के नेता के नेतृत्व में किया जा रहा है। पिछले साल भी जनता सड़क पर उतरी थी और ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था। इधर अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो अब चरम पर पहुंच गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के तेहरान में एक बंकर में शिफ्ट होने की खबर मिल गई है। इन सब के बीच खामेनेई ने अपने तीसरे बेटे मसूद को कार्यकारी कमान भी सौंप दी है। अमेरिका से लगातार मिल रही धमकी ने खामेनेई की नींदें उड़ाकर रख दी है। खामेनेई को भी अब मौत का डर सता रहा है। यही वजह है कि अपनी जान बचाने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई एक बंकर में छिप गए हैं। बताया जा रहा है कि खामेनेई तेहरान के जिस बंकर में छुपे हुए हैं उस पर अमेरिकी हथियारों को कोई असर नहीं होगा। इस अंडरग्राउंड में अत्यधिक सुविधाएं हैं। इसी सुरंग से तेहरान में मौजूद और कई सुरंग आपस में जुड़े हैं। वहीं अली खामेनेई की गैर मौजूदगी में उसका तीसरा बेटा मसूद खामेनेई सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। फिलहाल मसूद खामेनेई ही ईरान की सरकार के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य मौजूदगी तेज कर दी है। यूएस नेवी का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइप ग्रुप हिंद महासागर में तैनात है और जल्द ही अरब सागर या फारस की खाड़ी पहुंच सकता है। अब इस साल के गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर सिर्फ एक परेड नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का खुला ऐलान होने वाला है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कर्तव्य पथ पर जब 77वें साल में प्रवेश करता गणतंत्र उतरेगा तो दुनिया देखेगी कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भारत की सैन्य ताकत का महज ट्रेलर है। लेकिन अब बारी है पूरी फिल्म दिखाने की। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में तीनों सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियां कर्तव्य पथ पर भारत की रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास में सबसे खास होगा ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, जिसमें राफेल, सुखोई 30, MiG-29 और जैगवार आसमान में वही संदेश लिखेंगे जो सरहद पार तक साफ सुनाई देगा। जमीन पर गरजेंगे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल और आर्म्ड कोर की शान T-90, भीष्म और अर्जुन MBT MK-1A टैंक। इसके अलावा पहली बार भारतीय सेना अपना एनिमल कंटिजेंट उतारने वाली है, जिसमें सेना के जाबाज कुत्ते और 4 शिकारी पक्षी बाज होंगे। यानी अब दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर भारतीय हथियारों की इस गूंज में सरहद पार मुनीर को आंख बंद करते ही सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के सपने आएंगे। गणतंत्र दिवस के समारोह में अब सिर्फ और सिर्फ 12 से 14 घंटे का लगभग वक्त रह गया है, लेकिन उससे पहले ही पूरा देश अभेद्य सुरक्षा कवच में तब्दील हो चुका है, बंध चुका है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की बात की जाए तो सुरक्षा बलों का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। देश भर में सुरक्षा से सबसे तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी भी तरह के खतरे की 1% गुंजाइश भी ना रहे, इसी को लेकर किश्तवाड़ में जहां तापमान -22 डिग्री तक गिर चुका है, वहीं भारी बर्फबारी के बीच सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से तैनात है, क्योंकि यहीं से आतंकी घुसपैठ की ताक में रहते हैं। 26 जनवरी के मौके पर आप देखिए किस तरह से नाका लगा दिया गया है, किस तरह से CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स और जम्मू कश्मीर पुलिस शिपियन जो है यहाँ पर चेकिंग्स कर रही है। उधर देश की राजधानी दिल्ली को भी 26 जनवरी से पहले पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 1,000 HD कैमरे जिसके लिए खास कंट्रोल रूम बना है, एंटी ड्रोन यूनिट, स्नाइपर्स और ड्रोन तैनात किए गए हैं।
कुल मिलाकर 26 जनवरी को लेकर देश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह अभेद और हाईटेक है। हर नजर चौकस है और भारत गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर कोडेन माफिया पर योगी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। एक के बाद एक संपत्तियों पर प्रशासन सीज वाला पोस्टर लगा रहा है और मैसेज दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर गुनाह करोगे तो फिर नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे। ये उसी कार्रवाई की तस्वीरें हैं। वाराणसी में कोडीन माफिया ने जो अवैध तरीके से आलीशान घर बनाया था, अब उसे रोहनिया पुलिस ने सीज कर दिया है। स्विमिंग पूल भी है और कई विदेशी साजो सामान इस आलीशान मकान में लाए गए हैं और इस पूरे मकान के अब सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले सोनभद्र पुलिस ने भोला जायसवाल और उसके बेटे शुभम जायसवाल की 28 करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया था और अब एक्शन वाराणसी पुलिस ने ले लिया है। तीन के अभियुक्त भोला जायसवाल व उनके परिजन के अपराध से अर्जित संपत्ति धारा अंतर्गत 68F के तहत सीज की जाती है। योगी ने साफ कहा है कि जो भी कोडीन नेटवर्क का हिस्सा होगा उस पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। 30 करोड़ 52 लाख रुपए है, इसको आज 65F NDPS के तहत फ्रीज किया जा रहा है और ये कार्रवाई उसी कोडीन माफिया की कमर तोड़ती हुई नजर आ रही है। 111 BNS। इसी उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर लगातार जारी है। फोर्स ने 3 जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए गुनहगारों को वीकेंड पर पीतल वाला ट्रेलर दिखा दिया है। यानी कि यूपी में पुलिस के निशाने पर अपराधी हर वक्त रहते हैं। इसी का असर है कि गाजीपुर में 25-25 हजार के 2 इनामी गौ तस्करों को लंगड़ा कर दिया गया। तस्कर पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों अब लंगड़ाकर चल रहे हैं। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में आमना सामना हो गया। पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और बदमाशों को सहारा लेकर चलने पर मजबूर कर दिया। हरदोई में चोरी करने वाले बदमाशों का बुलेट वाला इलाज हुआ है। 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के पास से चोरी हुए पैसे और भैंस भी बरामद कर ली गई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आ गई है, जहां डिलीवरी राइडर्स की सुरक्षा कर्मियों ने डंडों से पिटाई कर दी। अब इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। कल सिक्योरिटी एक बार कंपनी में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। वीडियो में देखिए कैसे सोसाइटी के गेट पर 10-15 सिक्योरिटी गार्ड डिलीवरी बॉयज की पिटाई कर रहे हैं। मामला निम्बस एक्सप्रेसवे पार्क व्यू 2 सोसाइटी का है, जहां मामूली कहासुनी के बाद सोसाइटी के सुरक्षा गार्डों ने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के लिए काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स पर हमला कर दिया। गाड़ी नहीं आने रहे हमारी, देखो गार्ड आपके खूब लड़ाई कर रहे हैं। कल सिक्योरिटी एक बार कंपनी में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। तो ये निम्बस के गार्ड है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी निम्बस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉय के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। पार्किंग विवाद में जमकर मारपीट हुई थी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ से है, जहां गुंडों ने एक महिला के घर पर रात के वक्त ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घर में मौजूद 3 महिलाओं ने दरवाजा बंद रखकर किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन उस दौरान जो कुछ भी होता रहा वो डरा देने वाला था। सीसीटीवी में कैद वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 आरोपी तमंचा हाथ में लेकर उसे लोड कर रहे हैं। इसी से इन गुंडों के इरादे को समझा जा सकता है। आरोप है कि रंजीत यादव और सुमित यादव नाम के बदमाशों ने 3 फायर भी किए। सबूत मिटाने की नीयत से पत्थर से सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की कोशिश की। ये हमला शीला कटियार नाम की महिला के घर पर हुआ। तब घर में 2 और महिलाएं मौजूद थी। घर के भीतर मौजूद महिलाएं दहशत में आ गई, किसी तरह दरवाजा बंद रखकर अपनी जान बचाई। वारदात को अंजाम देने के बाद 6 से 7 आरोपी खुलेआम धमकी देते हुए फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्वघोषित धर्म रक्षकों ने सारी हदें पार कर दी। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे कपल को टॉर्चर किया गया। उनसे बचने के लिए भागने की कोशिश में दोनों जख्मी हो गए और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में युवक और युवती समाज की ठेकेदारी करने वालों के शिकार बन गए। कपल एक रेस्टोरेंट में थे। कथित हिंदू संगठन के लोगों ने रेस्टोरेंट पर छापा मारा। घबराकर प्रेमी प्रेमिका खिड़की से कूद गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों की पहचान भी हो गई है, लेकिन जो हुआ उस पर गंभीर सवाल जरूर है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे कपल से उनकी आईडी मांगी गई। आईडी ना देने पर विवाद हुआ। युवक विशाल का आरोप है कि हिंदू संगठन के लोग इसके बाद उनका वीडियो बनाने लगे। जो हमें दिखे तकरीबन 10-12 लोग होंगे, तो हमने यही कहा भैया क्या है, तो वो लोग घुसने के अंदर कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से दोनों घबरा गए। लड़की रेस्टोरेंट की खिड़की से कूद गई तो उसे बचाने के चक्कर में विशाल भी खिड़की से कूद गया।
रील बनाने के चक्कर में लोग ऐसा लगता है कि सारी हदों को अब पार करने लगे हैं। रील बनाने का जुनून अब से ट्रैफिक नियम तोड़ने तक ही सीमित नहीं रहा है, अब ये सीधा सीधा हजारों जिंदगियों से खेलने तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में कुछ युवकों ने देश की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को बीच ट्रैक पर रोकने की जरूरत की। न कोई डर, न कानून की परवाह और न यात्रियों की जान की चिंता। लकड़ी के भारी लट्ठे रेलवे ट्रैक पर रखे गए, कैमरा ऑन हुआ, ठहाके लगे और गर्व से कहा गया वंदे भारत को रुकवा दिए। हम सब गाइस रुकवा दिए गाइस वंदे भारत को। देखिए गाइस, असली वंदे भारत है गाइस, असली वंदे भारत है। जब पुलिसकर्मी ने टोका तो जवाब मिला, अंकल घूस नहीं रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। देखिए पुलिस अंकल भी निकल गए थे हम सबको देखने के लिए। नहीं घूस नहीं रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। ये कोई शरारत नहीं थी, न ही ये कोई मजाक था, ये सीधे सीधे रेल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था। हाई स्पीड ट्रेन, सैकड़ों यात्री और जरा सी चूक और बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन युवकों के लिए ये सिर्फ एक कंटेंट था। जम्मू कश्मीर की भी अब बात करते हैं, जहां बर्फबारी के साथ कुदरत का खतरा भी अब मंडराने लगा है। पहाड़ी इलाकों में अब एवलांच यानी कि हिमस्खलन का डर ज्यादा बढ़ गया है। कहीं कई फीट तक बर्फ जमी हुई है तो कहीं पहाड़ों से बर्फ गिरती हुई नजर आ रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट भी कुदरत की मार अब झेल रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। किश्तवाड़ में भीषण एवलांच, सोनमर्ग में कई फीट बर्फ और श्रीनगर एयरपोर्ट पर बारिश के साथ जमी बर्फ। एवलांच की डरावनी तस्वीरें किश्तवाड़ की है, जिसके बाद मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, कुपवाड़ा, रामबन और गांदरबल के ऊपरी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। उधर सोनमर्ग का हाल देखिए, यहाँ कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा है कि तस्वीरों में मशीनें ही बर्फ में दबी नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल श्रीनगर एयरपोर्ट पर है। हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हुई है। एप्रन एरिया में बर्फ जमने से उड़ानों पर असर न पड़े, इसके लिए लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बर्फ की खूबसूरती के बीच कश्मीर में सतर्कता ही सुरक्षा है। और रिपब्लिक डे पर सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस अब बेहद सतर्कता बरत रही है। जगह जगह नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मेरठ में टोल प्लाजा पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब एक थार को रोका और चेकिंग की गई तो फर्जी विधायक वाले खेल का खुलासा हो गया। टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान पुलिस को काले रंग की इस थार से विधायक पास बरामद हुआ। जब इस विधायक पास की जांच की गई तो वो फर्जी निकला। फर्जी विधायक पास मिलते ही पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और केस दर्ज कर गाड़ी को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स बचाने के लिए थार चालक फर्जी विधायक पास लेकर चल रहा था। इसी चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक और कार को संदिग्ध पाए जाने पर रोका, क्योंकि उसमें भी विधायक का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस कार को भी फौरन सीज कर दिया। पुलिस ने कहा कि फर्जी पहचान पत्र या पास का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है। बरेली में उस वक्त जबरदस्त हड़कंप मच गया जब एक कबाड़ के गोदाम और चाय की दुकान में अचानक से ही भीषण आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआत में पिपराहा मोड़ कबाड़ गोदाम में धुआं उठता देखा गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने पास में चाय की दुकान और पान के खोखे को अपनी जद में ले लिया था। कबाड़ के गोदाम में प्लास्टिक और ज्वलनशील सामान होने के कारण लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक दिख रही थी। काले घने धुएं के बीच से तेज लपटें निकल रही थी। चिंगारियां चारों तरफ बरस रही थी। जलते प्लास्टिक और रबर से जहरीला धुआं उठ रहा था। लपटों की गर्मी दूर दूर तक महसूस हो रही थी। मौके पर पहुंची दमकल की टीमों ने जैसे ही आग में पानी की तेज धारें डाली, शुरुआत में लपटें और भड़क उठी। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लपटें कमजोर हुई। अब सिर्फ सुलगता धुआं और जलकर राख हुआ माल बचा है। और इधर उत्तर प्रदेश के औरैया में सरकारी मेडिकल कॉलेज ने मरीजों की जान को ही दांव पर लगा दिया। आप जरा कल्पना कीजिए कि लेबर रूम में एक महिला प्रसव पीड़ा में तड़प रही है और वहां डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं है, बल्कि सफाई कर्मी इंजेक्शन लगा रही हो। यही सच है। चिचोली मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में एक खौफनाक नजारा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। सफाई कर्मी जो पहले लेबर रूम में झाड़ू लगा रही थी, वो कुछ पल में ही नर्स के अवतार में सामने आ जाती है। जो हाथ झाड़ू लगा रहे थे, अब वो मरीज को इंजेक्शन लगा रहे हैं, बिना ग्लव्स, बिना सैनिटाइजेशन, बिना किसी मेडिकल नॉलेज के। लेबर रूम में महिला मरीज को ड्रिप और इंजेक्शन लगाया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए ये वीडियो। प्रसव पीड़ा में तड़प रही महिला और डॉक्टर नर्स न जाने कहां गायब। सफाई कर्मी ने कमान संभाल ली। क्या है ये अस्पताल या मौत का कारखाना?
एक छोटी सी गलती और मां बच्चे की जान जा सकती थी। वायरल हो रहे वीडियो में अस्पताल की बदहाली साफ नजर आ रही है। इस घटना ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विभाग की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी से चोरी की एक ऐसी घटना सामने आ गई जिसने आस्था और अपराध दोनों को ही एक फ्रेम में लाकर खड़ा कर दिया, जहां दिन दहाड़े चोर बड़ी ही सफाई से मंदिर में चोरी कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दो चोर मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं। एक आसपास नजर रखता है तो दूसरा मंदिर में लगे घंटे पर नजर गड़ा लेता है। उसके सिर पर हेलमेट, हाथों में दस्ताने और कंधे पर बैग है। देखते ही देखते घंटे को पकड़ने वाली चेन काटता है और फिर भारी भरकम घंटा बैग में डाल लिया जाता है। इसके बाद चोर मंदिर में इधर उधर नजर दौड़ाते हैं और पूजा की थाली में रखी छोटी घंटियां और दिए को भी बैग में डाल लेते हैं। और ये देखिए, दोनों आरोपी भगवान के सामने माथा टेक कर आराम से मंदिर से निकल जाते हैं। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला है, जहां अवैध और अतिक्रमण के खिलाफ जिले में लगातार पीले पंजे वाली कार्रवाई जारी है। उसी कार्रवाई की नई तस्वीर बहराइच के कटरा इलाके से भी सामने आई, जहां करीब 10,000 स्क्वायर फीट पर अवैध मकान बना रखा था, जिसे खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिया जा चुका था। लेकिन जब कब्जा नहीं हटा तो फिर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर वहां पहुंच गई। वीडियो में देखिए कैसे बुलडोजर का पंजा मकान पर प्रहार कर उसे मिट्टी में मिला रहा है। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के साथ पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद थी। मकान को ध्वस्त कर दिया गया और जो दुकानें थी उन्हें भी कब्जे में ले लिया गया। हमारा देश आज विश्व गुरु बनने की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी देश के कई जिलों की जमीनी हकीकत ऐसी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सरकारी स्कूल के कुछ शिक्षकों के सामान्य ज्ञान ही जीरो है। जी न्यूज की पड़ताल में जब शिक्षकों से सवाल किया गया तो वे हक्के बक्के दिखाई दिए। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? ये मेरी जानकारी नहीं है सर। डिंडौरी जिले के कलेक्टर का नाम क्या है? श्रीमती। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? 52 जिले। शिक्षक के इस जवाबों ने हैरान नहीं किया, बल्कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल दी। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस सर हमारे जो देश के आन बान शान जो लड़ाई लड़े, उससे जो है देश का आन बान, जिससे जो है स्वतंत्र हुए देश, उसी दिन से जो है गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इन सभी टीचर को सैलरी अच्छी खासी मिलती है। बावजूद इसके ये शिक्षक बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं वो भगवान भरोसे ही है। शिक्षकों का सामान्य ज्ञान का खुलासा होने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन में अनोखा और जोशीला अंदाज देखने को मिला है, जहां सियासी मंच से हटकर मुख्यमंत्री सीधे जनता के बीच उतरे और राहगीरी आनंदोत्सव को एक यादगार अनुभव बना दिया। उज्जैन में आयोजित राहगीरी आनंदोत्सव में सीएम मोहन यादव ने बैलगाड़ी की सवारी कर किसानों के प्रति सम्मान जाहिर किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस दौरान सीएम मोहन ने बैलगाड़ी की कमान खुद संभाल रखी है। इतना ही नहीं, कुश्ती संघ के मंच से गदा लहराते हुए सीएम ने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को स्वास्थ्य फिटनेस का बड़ा संदेश दिया। इसके अलावा सांस्कृतिक मंचों पर संगीत, नृत्य और ढोल नगाड़ों की गूंज रही तो सड़कें आनंद, उत्साह और उमंग से सराबोर नजर आई। उज्जैन में राहगीरी आनंदोत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जनता से जुड़ाव और सेहत का संदेश बन गया और मुख्यमंत्री मोहन यादव की झलक लोगों के दिलों में लंबे समय तक बसी रहेगी। इधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम के चलते दोनों तरफ वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जिसके चलते मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। गाड़ियां घंटों तक जाम में ही फंसी रही। घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी रही। कई हिस्सों में हालात दिखाई दिए कि वाहन रेंगते हुए नजर आए। स्क्रीन पर दिख रहे इस मैप को देखिए। लोनावला से लेकर पुणे, खंडाला और सावरोली तक पूरा एक्सप्रेसवे लाल हो चुका है। इस महाजाम की बड़ी वजह बिना प्लान किया गया मेंटेनेंस वर्क और वीकेंड पर बढ़ा ट्रैफिक है। सुबह से लेकर रात तक हालात लगातार बिगड़ते चले गए। कई जगहों पर ट्रैफिक इतनी बुरी तरह से थमा नजर आया। हालांकि जाम का ठीकरा भारी ट्रकों पर भी फोड़ा जा रहा है कि ट्रकों ने कई लेन घेर ली, जिससे छोटी गाड़ियों के लिए सिर्फ एक ही लेन बची। चाहे जो भी हो, मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई का सफर घंटों लंबा तो हो ही गया।
वीकेंड और 26 जनवरी की लंबी छुट्टी के कारण बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त उज्जैन पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे महाकाल की एक झलक के लिए भक्त बेचैन हैं। 24 जनवरी से ही उज्जैन की गलियां श्रद्धालुओं से पटी पड़ी हैं। 24 जनवरी को महाकाल मंदिर में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। हर तरफ महाकाल के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ का असर उज्जैन के होटलों पर भी पड़ा। होटल फुल हैं और कई भक्तों को शहर के बाहर हाईवे पर होटलों में ठहरना पड़ा। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर समिति और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि प्रशासन का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में ये भीड़ और बढ़ सकती है। अस्पताल में मरीजों के लिए व्यवस्था होती है, लेकिन जब अस्पताल सरकारी हो तो इंसानों के साथ साथ दूसरों के लिए भी घूमने फिरने का पूरा इंतजाम होता है। अगर भरोसा नहीं होता तो कानपुर के जाने माने हैलेट अस्पताल में आइए, आपको लिए चलते हैं। अस्पताल है लेकिन फ्री फॉर ऑल है, क्योंकि अस्पताल तो सरकारी है। ये अलग बात है कि ये कानपुर का जाना माना हैलेट अस्पताल है और ऊपर से ये जच्चा बच्चा वार्ड भी है। यहाँ प्रसव के बाद कई माएँ हैं, उनके नवजात हैं जिनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, जिन्हें गंदगी इन्फेक्शन से बचाना अस्पताल की ही जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि अब तक आप देख ही चुके होंगे, यहाँ सर्व जीव संभाव है। जो मरीज और उनकी तीमारदार जाग रहे हैं वो भी निर्विकार हैं, क्योंकि ये शुद्ध सरकारी अस्पताल है।